हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रश्मि। आज के वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता 1860 के सेक्शन 35 और उससे आगे के सेक्शन को समझेंगे। अगर आपको सेक्शन 1 टू सेक्शन 34 तक डिटेल में जानना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के और वीडियोस के माध्यम से सेक्शन 1 टू सेक्शन 34 को बहुत ही डिटेल में समझ सकते हैं, जिसमें हमने सेक्शन 1 टू 5 जो कि चैप्टर 1 है और सेक्शन 6 टू 34 जो कि चैप्टर 2 के अंतर्गत आता है, इसको हमने बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस आपकी सुविधा के हिसाब से बना करके चैनल पे अपलोड किया है। और आईपीसी बेयर एक्ट प्लेलिस्ट में जा कर के आप वे सारे वीडियोस देख सकते हैं। सेक्शन 35 हमें बताता है, जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है। जबकि ऐसा कार्य, कोई ऐसा कार्य हुआ है, वह इस कारण से आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है। सेक्शन 34 जब हमने पढ़ा था तो उसमें सामान्य आशय शब्द था। सेक्शन 35 आपराधिक ज्ञान या आशय शब्द की बात करता है। समझते हैं हम इसको। इससे पहले कि हम आगे और पढ़ना शुरू करें, दो चार बातें जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। हमने एक ये वीडियो सीरीज़ जो शुरू करी है बेयर एक्ट की, बेयर एक्ट आसानी से समझें, क्योंकि बेयर एक्ट में जो क्रूशियल वर्ड्स होते हैं उसका इंटरप्रिटेशन ही अपने आप में एक चैलेंज है। और बेयर एक्ट पढ़ना और समझना ये हर लॉ ग्रेजुएट के लिए थोड़ा चैलेंजिंग तो होता ही है। आप या लॉ ग्रेजुएट हैं या अभी एलएलबी कर रहे हैं या आप किसी भी कंपटीशन के फील्ड में हैं, तो आपको बेयर एक्ट समझना तो आना ही चाहिए। बेयर एक्ट में बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस होते हैं जिसकी व्याख्या हम समझ नहीं पाते हैं और उसे समझाने के लिए हमें एक माध्यम, एक गाइड की ज़रूरत होती है। तो और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो दूर दराज होते हैं, जिनके पास किसी कोचिंग तक पहुंचने का साधन नहीं है और उनके पास कोई गाइड भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये चैनल क्रिएट किया और बेयर एक्ट आसानी से कैसे समझें, इससे रिलेटेड हमने ये वीडियो सीरीज शुरू की है। तो हम हर सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज बेयर एक्ट बहुत आसानी से समझते चलेंगे, जिससे आपकी बेयर एक्ट के बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगी। तो आप चैनल पे बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप अपने नॉलेज में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सेक्शन 35 हमें बता रहा है कि जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है, कोई कार्य सिर्फ इस कारण ही आपराधिक है कि उसके किए जाने का आपराधिक ज्ञान और आशय है, कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है, उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी द्वारा किया गया हो। सेक्शन 34 सामान्य आशय की बात करता है। सेक्शन 34 की लाइन भी यही है कि कई व्यक्ति हों और आपराधिक कार्य कर रहे हों और सामान्य आशय से कार्य करने की ओर अग्रसर हों। लेकिन सेक्शन 35 क्या बोलता है? आपराधिक ज्ञान या आपराधिक आशय। यहाँ पे सामान्य आशय वाली बात नहीं है। सेक्शन 34 और 35 में यही अंतर है। सेक्शन 35 के लिए हमें चाहिए
जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है, कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है, उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी द्वारा किया गया हो। कोई व्यक्ति अगर किसी आपराधिक कार्य में सम्मिलित हो जा रहा है और उसको उस कार्य के किए जाने का आपराधिक ज्ञान है, आपराधिक आशय है, तो वह उस कार्य के लिए बिल्कुल उत्तरदायी होगा। उस कार्य के किए जाने का दायित्व तो उस व्यक्ति पर बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे वह अकेले करता। और यह कार्य यानी सेक्शन 35 के अंतर्गत जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किया जाने वाला कार्य है, यह कई व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। सेक्शन 36 बोलता है अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम। जहाँ कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोप द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहाँ यह समझा जाना है कि उस परिणाम का अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है। इसका मतलब है कि कोई कार्य किया जाना बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन उस कार्य को नहीं किया गया, उसका अंशतः लोप कर दिया गया। और कोई कार्य किया जाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, उस कार्य को कर दिया गया, अंशतः कर दिया गया। तो ऐसा किए जाने के पश्चात जो परिणाम होगा वह सेक्शन 36 व्याख्या करता है कि कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोप द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध माना जाएगा। वहाँ यह समझा जाना है कि उस परिणाम का अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है। किसी कार्य को किया जाना बिल्कुल उचित था लेकिन नहीं किया गया, अंशतः लोप कर दिया गया। और किसी कार्य को किया जाना बिल्कुल अनुचित था लेकिन अंशतः उस कार्य को कर दिया गया। तो इन दोनों संदर्भ में यह कार्य अपराध होगा और बिल्कुल वैसा ही अपराध होगा जैसा कि वह वास्तव में कार्य किए जाने या न किए जाने पे अपराध होता। जब कोई कार्य किया जाना अपराध होता और उसको कर दिया गया, अंशतः कर दिया गया। जब कोई कार्य नहीं किया जाना अपराध होता और उस कार्य को नहीं कर दिया गया, उस कार्य को अंशतः कर दिया गया। ऐसे समझिए, किसी कार्य का किया जाना जरूरी है और उस कार्य को अंशतः लोप कर दिया गया, तो उसका क्या परिणाम होगा? वह अपराध ही तो होगा ना, क्योंकि वह नहीं किया जाना था और कर दिया गया। और फिर जो कार्य करना बिल्कुल भी नहीं करना था, उस कार्य को करना ही नहीं था, लेकिन अंशतः उसको कर दिया गया, तो उसका परिणाम क्या होगा? वो भी अपराध होगा, क्योंकि वो नहीं किया जाना था, कर दिया गया, और जो किया जाना था वो नहीं किया गया, तो उसका परिणाम अपराध होगा। दृष्टांत से समझ पाएंगे आप इन बातों को। क अंशतः य को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करके और अंशतः य को पीटकर साशय य की मृत्यु कारित करता है। क ने हत्या की है। क ने क्या किया? अंशतः य को भोजन देने का अवैध रूप से लोप किया। भोजन दिया जाना जरूरी था लेकिन उसने नहीं दिया, अंशतः नहीं दिया, और अंशतः य को पीटकर साशय य की मृत्यु कारित करता है। तो क ने हत्या की है। सेक्शन 37 देखते हैं। किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना। जबकि कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के
किए जाने में साशय सहयोग करता है, वह उस अपराध को करता है। दृष्टांत से समझेंगे। क और ख पृथक पृथक रूप से और विभिन्न समयों पर य को विष की छोटी छोटी मात्राएं देकर उसकी हत्या करने को सहमत होते हैं। क और ख य की हत्या करने के आशय से सहमति के अनुसार, उनका आशय है, आपस में उनका आशय है य की हत्या करने का, और क और ख सहमति भी देते हैं एक दूसरे को। तो आशय से सहमति के अनुसार य को विष देते हैं। यह इस प्रकार दी गई विष की कई मात्राओं के प्रभाव से मर जाता है। यहाँ क और ख हत्या करने में साशय सहयोग करते हैं, और क्योंकि उनमें से हर एक ऐसा कार्य करता है जिससे मृत्यु कारित होती है, वे दोनों इस अपराध के दोषी हैं, यद्यपि उनके कार्य पृथक हैं। क और ख पृथक पृथक रूप से विभिन्न समय पर य को विष की छोटी छोटी मात्रा देकर उसकी हत्या करने के लिए सहमत होते हैं। क और ख य की हत्या करने के साशय से सहमति के अनुसार य को विष दे देते हैं और य मर जाता है। तो क और ख हत्या करने में साशय सहयोग करते हैं, और क्योंकि उनमें से हर एक ऐसा कार्य करता है, क्योंकि क और ख दोनों सहमत हैं और दोनों की सहमति से विष दी जाती है और य की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पे दोनों इस अपराध के लिए दोषी होंगे, यद्यपि उनके कार्य पृथक हैं। तो 37 समझ में आ गया कि किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना, जैसे कि क और ख दोनों सहमत हुए कि विष देना है। एक मार्केट से विष खरीद के लाता है और एक विष देता है, तो दोनों की सहमति थी मारने की। खरीद के लाने वाला भी जान रहा है कि इस विष को देने से यह मर जाएगा, और विष देने वाला भी जान रहा है कि इससे मर जाएगा। दोनों के कार्य पृथक पृथक हो गए, एक विष लाने का कार्य कर रहा है और एक विष को देने का कार्य कर रहा है। तो कार्य दोनों के पृथक हो गए, लेकिन दोनों ने सहमति के अनुसार किया और आशय से किया, हत्या के आशय से किया, तो परिणाम अपराध होगा। उन्होंने अपराध किया है। धारा 37 दृष्टांत ख। क और ख संयुक्त जेलर हैं और अपनी उस हैसियत में वे एक कैदी य का बारी बारी से एक समय में 6 घंटे के लिए संरक्षण भार रखते हैं। य को दिए जाने के प्रयोजन से जो भोजन क और ख को दिया जाता है, वह भोजन इस आशय से कि य की मृत्यु कारित कर दी जाए, हर एक अपने हाजिरी के काल में य को देने का लोभ करके वह परिणाम अवैध रूप से कारित करने में जानते हुए सहयोग करते हैं। यह भूख से मर जाता है। क और ख दोनों य की हत्या के दोषी हैं। यहाँ पे क्या है? भोजन देना आवश्यक था, भोजन देना आवश्यक था, लेकिन क और ख ने अपनी ड्यूटी के समय उसे भोजन नहीं दिया, यानी उस कार्य का लोप किया, अंशतः लोप किया, और य की हत्या, य की मृत्यु हो गई। तो यहाँ य की मृत्यु नहीं, य की हत्या होगी। क और ख य की हत्या के लिए दोषी होंगे। धारा यही तो समझा रही है। धारा ने क्या कहा? धारा 37 कह रहा है, किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में किसी एक को करके सहयोग करना। अब अपराध गठित हो गई, क और ख ने क्या किया? सहयोग किया एक दूसरे का। क ने अपनी ड्यूटी के समय भोजन नहीं दिया, लेकिन ख ने अगर दे दिया होता तो य की भूख से उस प्रकार तो मृत्यु नहीं होती। तो दोनों ने एक दूसरे के सामंजस्य से एक दूसरे को सहयोग किया। दृष्टांत ग देखते हैं। एक जेलर क एक जेलर है, एक कैदी य का संरक्षण भार रखता है। क य की मृत्यु कारित
करने के आशय से य को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करता है, जिसके परिणाम स्वरूप य की शक्ति बहुत क्षीण हो जाती है, किंतु यह क्षुधा पीड़न उसकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। क अपने पद से च्युत कर दिया जाता है और ख उसका उत्तरवर्ती होता है। क से दुस्संधि का सहयोग, तो संधि या सहयोग के बिना ख यह जानते हुए कि ऐसा करने से संभाव्य है कि वह य की मृत्यु कारित कर दे, य को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करता है, यह भूख से मर जाता है। ख हत्या का दोषी है। क ने ख से सहयोग नहीं किया। दृष्टांत ख जब हम देखते हैं तो क और ख दोनों एक दूसरे के सहयोग करने के लिए कि भोजन नहीं देना है, और इसलिए वो अपनी अपनी ड्यूटी में भोजन नहीं दे रहे थे, तो वो एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे। दृष्टांत ग में क और ख एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे। क ने अपने समय में वो ड्यूटी निभाई, उससे उसका कोई मतलब नहीं, उसकी जगह पर ख आता है। क ने ख से कोई सहयोग ख ने क से कोई सहयोग नहीं लिया और क ने ख को कोई सहयोग नहीं दिया, लेकिन ख उसी कार्य को यानी भोजन नहीं देने वाले कार्य को वो कंटिन्यू करता है। यहाँ क ने सहयोग नहीं किया था, इसलिए वह हत्या का दोषी नहीं होगा, लेकिन हत्या के प्रयत्न का दोषी होगा, क्योंकि क ने जब य को भोजन नहीं दिया तो उसको ये तो पता ही था कि उसकी मृत्यु हो सकती है। उसने जानबूझकर के भोजन देने के कार्य का लोप किया। तो इस प्रकार धारा 37 बोलती है कि किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना, और धारा 36 बोलती है अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित करना। धारा 38 यह बताती है आपराधिक कार्यों में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। जहाँ की कोई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए या संपृक्त हैं, वहाँ वे इस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। दृष्टांत से समझते हैं। क गंभीर प्रकोपन की ऐसी परिस्थितियों के अधीन य पर आक्रमण करता है कि य का उसके द्वारा वध किया जाना केवल ऐसा आपराधिक मानववध है जो हत्या की कोटि में नहीं आता है। क गंभीर प्रकोपन की ऐसी परिस्थितियों के अधीन य पर आक्रमण करता है कि य का उसके द्वारा वध किया जाना केवल ऐसा आपराधिक मानववध है जो कि हत्या की कोटि में नहीं आता है। ख जो य से वैमनस्य रखता है, उसका वध करने के आशय और प्रकोपन के वशीभूत न होते हुए य का वध करने में क की सहायता करता है। यहाँ यद्यपि क और ख दोनों य की मृत्यु कारित करने में लगे हुए हैं, ख हत्या का दोषी है और क केवल आपराधिक मानववध का दोषी है। सेक्शन 39 धारा 39 यह स्वेच्छया शब्द को परिभाषित करती है। कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छया कारित करता है, यह तब कहा जाता है जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था, या उन साधनों द्वारा कारित करता था जिन साधनों को काम में लाते समय वह यह जानता था या यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना संभाव्य है। स्वेच्छया शब्द क्या है? स्वेच्छया शब्द यह बता रही है कि कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छया करता है, अपनी इच्छा से करता है। यह तब कहा जाता है जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था, या उन साधनों द्वारा कारित करता है
जिन साधनों के को काम में लाते समय वह यह जानता था या यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना संभाव्य है। दृष्टांत, क लूट को सुकर बनाने के प्रयोजन से एक बड़े नगर के एक बसे हुए गृह में रात को आग लगाता है और इस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। यहाँ क का आशय भले ही मृत्यु कारित करने का न रहा हो और वह दुखित भी हो कि उसके कार्य से मृत्यु कारित हुई है, तो भी यदि वह यह जानता था कि संभाव्य है कि वह मृत्यु कारित कर दे, तो उसने स्वेच्छया मृत्यु कारित की है। जब उसने आग लगाई तो आग, ये तो अंडरस्टूड है कि आग लगेगी तो उससे कोई भी जल के मर जाएगा, और वह घर में आग लगा रहा है रात में, घर में कोई तो होगा ही। उसका इंटेंशन किसी को मारना नहीं है, उसका इंटेंशन घर में आग लगाना है। उसने आग लगा दिया ताकि घर में आग लग जाए और वो लूट के सामान निकल ले। तो ऐसा होता तो है नहीं कि वो लूट के निकल ले। उनके लूटते लूटते घर में आग से कोई झुलस के मर गया। यद्यपि उसका इंटेंशन तो नहीं था मारने का, लेकिन उसको पता था कि आग लगा रहे हैं तो आग से कोई मर भी सकता है। तो यहाँ कहा जाएगा कि उसने स्वेच्छया मृत्यु कारित की है। तो स्वेच्छया शब्द को उम्मीद ही आप समझ गए होंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 39 स्वेच्छया को परिभाषित करती है और धारा 39 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छया कारित करता है, यह कहा जाता है तब जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था, या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वह जानता था या यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना संभाव्य है। दृष्टांत आपने समझ लिया। अब स्वेच्छया के लिए जो आवश्यक तत्व निकल के आते हैं वो आप नोट कर सकते हैं। वो आप पेन पेपर लेकर के तो बैठे ही होंगे, उससे फटाफट नोट कर लीजिए। एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, जो दृष्टांत होते हैं ना, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। दृष्टांत दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि यह किस सेक्शन से संबंधित है। तो पहले सेक्शन में जो भी शब्द को परिभाषित किया गया है उस शब्द की परिभाषा को आपको बहुत डिटेल में समझना होगा, और हमने पूरी कोशिश की है कि हम आपको इन शब्दों को समझा पाएँ। आप कोई भी शब्द मिस कर रहे हैं जो कि सेक्शन 6 से सेक्शन 52A तक परिभाषित किया गया है, तो उसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस में देख सकते हैं और समझ सकते हैं। स्वेच्छया के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो ये हैं। पहला, वह उसे उन साधनों से कारित करता है जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था। ये पहला इसके तत्व हो गए। दूसरा तत्व हो गया कि वह उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वह यह जानता है कि या जानता था कि उसका कारित होना संभाव्य था। और तीसरा तत्व हो गया कि वह उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वह यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उसका कारित होना संभाव्य है। एक इससे संबंधित इम्पॉर्टेंट केस है, सेक्शन 39 से संबंधित केस आप नोट कर लेंगे। रामरूप 1950 पंजाब के वाद में ये निर्णित हुआ कि कोई कार्य या लोप स्वेच्छया हुआ माना जाएगा यदि उसे उचित सावधानी के प्रयोग द्वारा बचाया जा सकता था। अतः एक उपेक्षापूर्ण तरीके से कार्य या लोप इच्छित होगा, क्योंकि दोषी व्यक्ति संपादन या लोप को बचाने का इच्छुक नहीं था। सेक्शन 40 यह अपराध को परिभाषित करता है। धारा 40 में अपराध शब्द को स्पष्ट किया गया है
जबकि अपराध की परिभाषा अगर आप देखेंगे तो यह CRPC की धारा 2N में दी गई है। अब IPC इंडियन पिनल कोड और भारतीय दंड संहिता की धारा 40 में अब तक कुल 5 बार संशोधन किया जा चुका है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए कि धारा 40 में अब तक 5 बार संशोधन किया जा चुका है। पहली बार जो यह संशोधन हुआ था वह 1870 में हुआ था। दूसरी बार यह संशोधन 1882 में हुआ। तीसरी बार संशोधन 1886 में और चौथी बार जो संशोधन था वह 1913 में हुआ और 2008 में 5वीं बार संशोधन हुआ। अपराध में IPC के तहत वर्जित कार्य या लोप स्थानीय विधि तथा विशेष विधि के तहत घोषित अपराध भी आते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब धारा 41 यह विशेष विधि की बात करता है, ऐसी विधि जो किसी विशिष्ट विषय को लागू हो। और धारा 42 यह स्थानीय विधि की बात करती है, ऐसी विधि जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को लागू हो। जो विशिष्ट विषय को लागू हो वह विशेष विधि और जो विशिष्ट भाग में लागू हो वह स्थानीय विधि। धारा 43 यह अवैध शब्द को परिभाषित करती है। अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध, यह 43 सेक्शन का टाइटल है। अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध, अवैध को हम विधि विरुद्ध मान लेंगे। अवैध से तात्पर्य जो अपराध हो जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो और जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करे, जैसे संविदा भंग, अपकृत्य, न्यास भंग इत्यादि। तो यहाँ पे कार्य अवैध माना जाएगा। और अवैध की परिभाषा विस्तृत रूप से दी गई है। इसमें आपराधिक तथा सिविल कार्यवाहियाँ दोनों शामिल हैं। सेक्शन 43 में जो लिखा गया है वो ये कि अवैध शब्द उस हर बात को लागू है जो अपराध हो, है ना। तो अपराध के लिए अवैध से तात्पर्य क्या हो गया कि जो अपराध हो या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो और या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो। और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है। तो अनैतिक कार्य कर, इसको आप नोट कर सकते हैं। नोट अपनी कॉपी में लिखिए NOTE नोट और वहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। अनैतिक कार्य करना अवैध में सम्मिलित नहीं है। अवैध आप समझ रहे हैं, अवैध जो विधि विरुद्ध हो और अनैतिक जो धर्म से संबंधित अपराध होते हैं, अश्लीलता, विवाह संबंधी अपराध, ये सभी आपराधिक अभित्रास के अंतर्गत आते हैं। धारा 44 यह क्षति शब्द को परिभाषित करता है। क्षति शब्द किसी प्रकार की अपहानि का द्योतक है जो किसी संविदा के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित करता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षति किसकी किसकी मानी जाती है? क्षति यानी अपहानि हुई। और अपहानि किन किन चीज़ों की होती है? शरीर की, मन की, ख्याति की, संपत्ति की। इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे और दिमाग में भी नोट कर लेंगे कि शरीर को अपहानि होती है तो भी क्षति है, मन को अपहानि होती है तो भी क्षति होती है, ख्याति को अपहानि होती है तो भी क्षति होती है। क्षति सिर्फ संपत्ति या शरीर की क्षति नहीं होती है, मन और ख्याति की क्षति भी, अपहानि भी क्षति होती है। सेक्शन 44 यह जीवन को परिभाषित करता है।
जब तक इस संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, जीवन शब्द मानव के जीवन का द्योतक है। और 46 मृत्यु शब्द को परिभाषित करता है। जब तक इस संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, मृत्यु शब्द मानव की मृत्यु का द्योतक है। 47 यह जीव जंतु शब्द को परिभाषित करता है। जीव जंतु शब्द मानव से भिन्न किसी जीवधारी का द्योतक है। मानव से भिन्न है और वो जीवधारी है, तो वो जीव जंतु है। धारा 48 जलयान शब्द को परिभाषित करता है। जलयान शब्द किसी चीज का द्योतक है जो मानवों के या संपत्ति के जल द्वारा प्रवहन के लिए बनाई गई हो। प्रवहन क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, यानी मानव द्वारा मानव के जलयान क्या है? मानवों के या संपत्ति के जल द्वारा प्रवहन, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली, है ना, इसके लिए बनाई गई हो तो वह जलयान है। धारा 49 यह वर्ष या मास शब्द को डिफाइन करता है। जहाँ कहीं वर्ष शब्द या मास शब्द का प्रयोग किया गया है, वहाँ यह समझा जाना है कि वर्ष या मास की गणना ब्रिटिश कैलेंडर के अनुकूल की जानी है।